हेलो बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने बेटा जब अपनी मॉर्निंग क्लास में टॉपिक खत्म किया था पॉपुलेशन की ग्रोथ का बेटा, जो वहां पे हमने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था एज सेक्स पिरामिड, जहां पे आपने लास्ट टॉपिक में कहा कि हम डिफरेंट एज ग्रुप को एक पॉपुलेशन में, एक एरिया में, एक हैबिटेट में जो डिफरेंट एज ग्रुप एक पॉपुलेशन के, उनको हम बेटा जी अलग अलग डिवाइड करके डिफरेंट एज ग्रुप को बेटा जी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसका करने का लॉजिक ये था ताकि हम एक हैबिटेट में कैसी कंडीशंस हैं उनके बारे में जान सके। जैसे कि सोचिएगा, आपने तीन तरह के बेटा जी वहां पे एज सेक्स पिरामिड पढ़े कि कोई पॉपुलेशन अपने साइज को इंक्रीज कर रही है, उसका रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मतलब वो हैबिटेट में जो अवेलेबल फूड है वो ज्यादा है, उस पॉपुलेशन के ऊपर जो प्रेडेटर का प्रेशर है वो कम है, उस पॉपुलेशन ने वहां पे जो कंपटीशन फेस कर रही है वो कंपेटिव कम है। दैट्स वाई वो पॉपुलेशन अपने आप को अच्छे से इंक्रीज कर रही है, वो पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज वहां पे अच्छे से अपने आप को इंक्रीज कर रही है। ये बात मुझे उस ग्राफ को देख के पता लग सकती है कि उस हैबिटेट में उस पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन। अगर वहां पे स्टेबलाइजिंग कंडीशन है, इसका मतलब वहां पे वो पॉपुलेशन अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पा रही है क्योंकि वो वहां कंपटीशन फील कर रही है, वहां पे प्रेडेटर का प्रेशर है, वो स्ट्रगल कर रही है, तो वहां पे वो अपने आप को स्टेबल किए हुए है बट इंक्रीज नहीं कर पा रही है। एंड थर्ड कंडीशन आती है बेटा जी यहां पे आपका डिक्लाइन, जहां पे आपको ये दिखाई देता है कि एक स्पीसीज का डेथ रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द बर्थ रेट। तो क्या होगा जब रिप्रोडक्शन वाले इंडिविजुअल्स अगर प्रॉपरली नए ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर बेटा जी कम हो जाएगा। तो आपको समझ में आता है धीरे धीरे वो स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू करेगी। इसका मतलब वो क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे? हर स्पीसीज का अपना एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, या मैं कहूंगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ द इंक्रीज है। हर स्पीसीज अपने आप को इंक्रीज करना चाहती है, हर स्पीसीज अपने सर्वाइवल को मेंटेन करना चाहती है। फिर उसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है हर्षिता? उसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे वहां पे फूड अवेलेबल ज्यादा नहीं मिल रहा है, उसे वहां पे प्रेडेटर का प्रेशर बहुत ज्यादा मिल रहा है, वहां पे उसके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है, उसे एडवर्स कंडीशन को फेस करना पड़ रहा है। दैट्स वाई उसका धीरे धीरे साइज डिक्लाइन हो रहा है। वृंदा बेटा, ये सब बातें हमने आपके साथ मॉर्निंग लेक्चर में की है, सब बातें की है बेटा जी। हमने उस एज सेक्स पिरामिड की सिग्निफिकेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फायदा है उस एज सेक्स पिरामिड को पढ़ने का, क्या फायदा है उस एक सेक्स पिरामिड को पढ़ने का? वो फायदा मैं आपको बता रहा हूं, वो सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमें ये बताएगा एक हैबिटेट की कंडीशंस कैसी हैं फॉर ए पॉपुलेशन, जो आपको समझ में आता है। अब ये देखिएगा मैंने आपको इकोलॉजी में क्या पढ़ाया है, आपके एनसीईआरटी बुक में तो एक अलग ही सीक्वेंस है, मैंने उस सीक्वेंस को तोड़ के मैं कुछ नया ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं। सीक्वेंस को जरा गंभीरता से समझो, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं इकोलॉजी को, कैसे हम बेसिक को उठा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले बेटा जी एक टॉपिक उठाया था हायरार्की ऑफ द इकोलॉजी, ये टॉपिक पढ़ा है। उसमें आपने यहां पे कृतिका जी सबसे छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, अंकिता जी सबसे आपने बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ा था, वो था बेटा जी ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ा था पहले दिन में कि ये बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजी है, बट जब हम इस बेसिक यूनिट की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं बेटा जी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। देव बेटा हम वहां पे ये पढ़ते हैं, लक्ष्य हम वहां पे ये पढ़ते हैं हाउ ए ऑर्गेनिज्म ट्राई टू अडेप्ट इटसेल्फ in the habitat to get survive and to reproduce। वो वहां सर्वाइव कर सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो कैसे अपने फिजियोलॉजी को, अपने मॉर्फोलॉजी को, अपनी एनाटॉमी को कैसे बदलता है, कैसे वो इस इन्वायरमेंट में एडवर्स कंडीशन के प्रति रिस्पॉन्ड शो करता है, वो सब बातें मैंने आपको बताई इस फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के अंदर। मैंने आपको बताया कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म बेटा जी रिस्पॉन्ड करता है अगेंस्ट द एनवायरमेंटल कंडीशन। या तो वो रेगुलेटर है, वंशिका
या तो वो रेगुलेटर है मुस्कान, या तो वो रेगुलेटर है अनामिका जी, या फिर वो वहां पे कन्फर्मर है। या तो वो अपने अंदर की कंडीशन को कांस्टेंट रखता है, या फिर बाहर के अकॉर्डिंग खुद की कंडीशंस को अंदर की को बदल लेता है। बट कब तक बदलेगा, कब तक बदलेगा? अंदर के अंदर जो आपका काम हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसे तो एंजाइम कंट्रोल करते हैं। और लक्ष्य जी अगर उसे एंजाइम कंट्रोल करते हैं तो एंजाइम को काम करने के लिए तो एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। मैं कहूंगा बेटा जब कंडीशन वहां पे एडवर्स होती है तो एडवर्स भी कितने ड्यूरेशन के लिए होती है, शॉर्ट के लिए या लॉन्ग के लिए? तो आपने वर्ड बोला शॉर्ट के लिए होती है, तो आपने कहा जब वो शॉर्ट के लिए बेटा जी करता है तो आपने वहां पे एक वर्ड पढ़ा था बेटा जी कि वो वहां पे या तो माइग्रेट करेगा या फिर वो अपने लाइफ को सस्पेंड कर देगा, एक टाइम को पास करेगा, उस टाइम को बिता देगा। कैसे? या तो वो हाइबरनेशन करेगा, या फिर वो एस्टिवेशन करेगा, या वो अपने आप को डोरमेंसी के फेज में लेके जाएगा, या फिर वो स्पोर बनाएगा, या फिर वो डाइपोज करेगा। अलग अलग कैटेगरीज के हमने अलग अलग चीजें आपको समझाई थी। मुस्कान आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए जो हमने अभी तक पढ़ी है बेटा। ज्योति, इसी का अब अगला वर्ड क्या आया था? आपने कहा था सर पर ये भी तो हो सकता है वो एडवर्स कंडीशन शॉर्ट नहीं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आई हो। तो आपने वहां पे एक नया वर्ड पढ़ा था, वो वर्ड पढ़ा था बेटा जी अडप्टेशन। गरिमा जी, हर्षिता जी, मैंने आपको ये वर्ड समझाया है अडप्टेशन कि वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, वो मे भी उसका बिहेवियर अडप्टेशन हो, वो बिहेवियर कोई क्वालिटी हो, कोई फीचर हो जो उसे इस लायक बनाता है कि वो उन एडवर्स कंडीशन में इजिली अपने आप को स्टेबल कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके बेटा जी, वहां पे अपने आप को सर्वाइवल को मेंटेन कर सके। ये टॉपिक भी आपने अलग अलग हेडिंग डाल के पढ़ा है कि लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा। इवन आपने बातें की है बेटा वहां पे कि पानी नहीं है तो क्या होगा। ये सब बातें अपनी हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बातें आपने पढ़ी। ये हमने ऑर्गेनिज्म लेवल पे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को समझा और पीयूष ये सब बातें हमने आपको समझा दी। अब आर्यन बेटा जी हमने कहा था जब सिमिलर काइंड के ग्रुप, सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिज्म जो एक जगह में रहते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं। सारिका बेटा जो सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप का नाम होता है बेटा जी पॉपुलेशन। उस ग्रुप का नाम होता है पॉपुलेशन। आपने एक वर्ड बोला बड़ा अच्छा सा, ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड दैट कैन इंटरब्रीड सेक्सुअली और दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आपने कहा था कि वो एक पॉपुलेशन है जो एक ही जैसे हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स के हैं। आपने उनके बारे में बातें की। जब आपने बेटा जिस पॉपुलेशन वर्ड की बात की तो आपने कुछ वर्ड्स को और जाना और यहां पे आपने जाना बेटा जी पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। आपने बातें की बेटा जी कैसे ये पॉपुलेशन, या पहले आपने बातें की व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉपुलेशन। आपने उनको जाना, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, सेक्स रेशियो होता है। आपने जाना इसको हम जब मेजर करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी के रेस्पेक्ट में इसे मेजर करते हैं। आपने जाना ये किन किन फैक्टर्स पे इसकी ग्रोथ डिपेंड करता है। आपने 4 बेसिक प्रोसेस की बात की, इमाइग्रेशन की आपने बातें की, माइग्रेशन की, सॉरी आपने बातें की इमाइग्रेशन की, इमाइग्रेशन की, बर्थ की और डेथ की। आपने उन फैक्टर्स की बात की। फिर आपने जाना था ग्रोथ मॉडल्स, वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो लॉजिस्टिक होता है या फिर आपने कहा था एक्सपोनेंशियल होता है। एंड लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे क्या पढ़ा आपने? लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा एज सेक्स पिरामिड। अब मैं ये बातें, ये बकवास क्यों कर रहा हूं आपके साथ में पल्लवी जी? क्योंकि अब मैं उस टॉपिक के एक अगले लेवल पे जाने वाला हूं कि सर दुनिया में क्या कोई एक ऐसा हैबिटेट है जहां पे सिर्फ एक ही पॉपुलेशन या जहां पे सिर्फ एक स्पीसीज ही एग्जिस्ट करती हो? आप मुझे बताइएगा, क्या दुनिया में कोई भी नेचर में, मैं बात कर रहा हूं नेचर में, क्या नेचर में कोई भी ऐसा हैबिटेट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज ही एग्जिस्ट करती हो? अंकित अपने आसपास झांक के देखो, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज, एक ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो और उनके अलावा वहां पे कोई दूसरी स्पीसीज ही ना हो? क्या कोई नेचर में ऐसा हैबिटेट है? सोचो, आपका आंसर मिलेगा नहीं है। एक छोटी सी बात समझ के देखते हैं। सर प्लांट तो फोटोसिंथेटिक है,
सर प्लांट तो फोटोसिंथेटिक है, वो अपना खाना खुद बना लेता है, वो इन्वायरमेंट से CO2 को लेता है, लाइट को कैप्चर करता है और खाना खुद बना लेता है, वो तो किसी पे डिपेंड नहीं है। किसने कहा वो किसी पे डिपेंड नहीं है? उसे भी सोयल से न्यूट्रिएंट चाहिए, और अगर कृतिका उसे न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसे भी तो वहां पे बेटा जी ऐसे माइक्रोब्स है ना सोयल में जो चीजों को डिकम्पोज करके उसके लिए अवेलेबल न्यूट्रिएंट का कंटेंट बढ़ाते हैं। डिकम्पोजर्स जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को डिकम्पोज करके एक सोयल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को, एक सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, एक सोयल की फर्टिलिटी पावर को मेंटेन करते हैं। वहां पे डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले माइक्रोब्स हैं, वहां पे सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले बायो फर्टिलाइजर्स हैं, वो उन पे डिपेंड है, वो उन पे डिपेंड है। वो भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता बेटा जी। नेचर में अगर सोचो किसी हैबिटेट में ऐसा हो कि अकेले प्लांट तो नहीं भाई, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब सोयल के न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे तो वापस से डिकम्पोजिशन कौन करेगा? उस डिकम्पोजिशन को करने के लिए उसे डिकम्पोजर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो कविता जी सिंपल सा मेरा पॉइंट है, दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीसीज एग्जिस्ट करती हो। हमेशा ऐसी जगह है जहां पे 2 और मोर देन 2 स्पीसीज एक साथ रहती है, और जब 2 और मोर देन 2 स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो आप ये कहते हो सर इस पॉपुलेशन से ऊपर एक नई हायरार्की आ जाती है, और आपने कहा था वो आ जाती है बेटा जी बायोटिक कम्युनिटी। पल्लवी जी वो आ जाती है बायोटिक कम्युनिटी। साक्षी जी हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, तो अब हमारा टॉपिक आता है बायोटिक कम्युनिटी। मतलब मैं आपको वो हायरार्की के लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल आपको ऊपर लेके जा रहा हूं। मैंने ये 2 चीजें खत्म कर ली, अब मैं इस टॉपिक पे आ गया। लविशा जी अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं कि बायोटिक कम्युनिटी, मतलब अब हम यहां बातें करने वाले हैं आपसे अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मैं बातें करने वाला हूं कि एक ही जगह जो डिफरेंट काइंड की स्पीसीज की पॉपुलेशन एक साथ रहती है तो वो कैसे कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, या कैसे कैसे मेनली उनमें इंटरेक्शन होते हैं, हम उनकी बातें आपके साथ करें। तो याद रखो इस नेचर में कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बेटा जी कोई भी बेटा जी एक ही स्पीसीज एक हैबिटेट में एग्जिस्ट करती हो, ऐसा कहीं नहीं। इस नेचर में चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो या माइक्रोब्स हो, वो कभी आइसोलेशन में नहीं रहते। दे इंटरेक्ट इन द वेरियस फॉर्म टू फॉर्म द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था कि अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मानसी जी ये अब मैं शुरुआत करने वाला हूं, तो पर मैं इसकी शुरुआत यहां पे अलग एक हेडिंग डाल के करूंगा, और हेडिंग होगी बेटा जी मेरी यहां पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जो आपके एनसीईआरटी बुक ने यूज की है। मैं वही हेडिंग डाल के टॉपिक की शुरुआत करूंगी। तो समझाने के लिए था, आपका रिवीजन सा करवा दिया एक छोटा सा। चलिएगा अब टॉपिक पे आते हैं। यहां बेटा जी आज के हम अपनी एनसीईआरटी बुक की हेडिंग डालते हैं, और चंचल जी हेडिंग है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नामक जी क्या कहूं मैं यहाँ पे, इन दिस नेचर animal, plant and microbes interact in the various form to form a biological community because in some way they are dependent upon each other। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ अकेले सर्वाइव नहीं हो सकती है। तो वो कैसे कैसे इंटरेक्शन करते हैं उनकी बातें हम यहाँ पे करते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी इन नेचर in a habitat animal, plant and microbes interact in various ways to form biological community। तनिषा जी वो इंटरेक्ट करते हैं। अब पॉइंट आता है सर 2 डिफरेंट स्पीसीज कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी
इंटरेक्शन जो होने वाला है वो कहलाएगा इंटरस्पेसिफिक, क्योंकि वो बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज है। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, इंटरस्पेसिफिक कंडीशन arise from the interaction of the population of the different species, and these interaction may be beneficial or harmful or neutral to one of the species or both। जरा वर्ड को समझते हैं। तो मैं वर्ड पहले बोलूं बेटा जी, सिंपल सा। सबसे पहले मैं वर्ड बोलता हूं बेटा जी यहां पे इंटर स्पेसिफिक। वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहां पे इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन occur between members of two different species, two different species। अब कविता जी सोचिएगा, टू डिफरेंट स्पीसीज हैं और उनके मेंबर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या इंटरेक्शन हो सकता है? तो मैं कहूंगा इंटरेक्शन में भी बेनिफिशियल, फायदेमंद हो सकता है, हार्मफुल और न्यूट्रल फॉर वन स्पीसीज और बोथ। भाई जब इंटरेक्शन होगा यहां पे दो स्पीसीज के बीच में, तो या तो उन इंटरेक्टिंग स्पीसीज में से एक को फायदा होगा या दोनों को फायदा होगा, या फिर एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, या फिर दोनों को नुकसान होगा, या फिर एक को फायदा या नुकसान होगा, दूसरी को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। ऐसे डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। अब खुशी अलग अलग की कैटेगरीज है यहां पे, पर तीन बातें होने वाली है, याद रखना। इन तीन इंटरेक्शन के अलावा दुनिया में कोई इंटरेक्शन नहीं है। कैसे कैसे तीन इंटरेक्शन है? या तो बेनिफिशियल है, मतलब इंटरेक्टिंग एक या दोनों आपस में फायदे में रहेगी, या फिर एक या दोनों को नुकसान होने वाला है, या फिर एक को फायदा एक को नुकसान, या एक को फायदा या नुकसान और दूसरी को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान होने वाला। याद रखो, किसी ना इंटरेक्शन में किसी ना किसी को कुछ तो मिलेगा या वो कुछ खोएगा, बट दुनिया में ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं है जहां पे कोई भी दो स्पीसीज, चंचल जी, कोई भी दो स्पीसीज इंटरेक्ट करे और उन दोनों में से किसी को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान हो। ऐसा दुनिया में कोई इंटरेक्शन नहीं। कुछ ना कुछ तो होगा, या तो फायदा या फिर नुकसान, या फिर किसी एक को ना फायदा ना नुकसान, बट दूसरे को तो होगा कुछ ना कुछ। भाई श्रुति दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। तनिषा, इंटरेक्शन में कुछ तो है जो छुपा होगा वहां पे, और वो इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, हमें वो बातें करनी है। हमें वो बातें करनी है कि वो इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं अब आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूं अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरेक्शंस जो कि हो सकते हैं। तो चलिएगा टॉपिक को शुरुआत करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? विभूति जी, बड़ा ही जबरदस्त सा टॉपिक है। इकोलॉजी बड़ा आसान है, 14 मार्क्स बड़े फोकट के नंबर हैं जो आप उठा सकते हो चाहो तो। परिंदा थोड़ी सी मेहनत करनी है बेटा जी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। वीएनए बायोटेक में फिर भी थोड़ा सा लॉजिक था, बट यहाँ तो मान लीजिए लॉजिक ही ज्यादा नहीं है, समझना है चीजों को। बड़ा जबरदस्त सा टॉपिक है। चलिएगा अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना के, हेडिंग नहीं, आपको एक टेबल बनाते हूँ, उस टेबल के अंदर ये आपकी मैक्सिमम बातें कवर अप हो जाएंगी विद द एग्जांपल। देखिएगा बेटा जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ द इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन हो रहा है तो मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्पीसीज ए, या मैं खुशी लिख देता हूं यहां पे स्पीसीज बी। अब पॉइंट आता है
इनमें क्या क्या हो रहा होगा, तो सर उसके बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंट्रैक्शन बन जाते हैं। पहला इंट्रैक्शन, उसी पहला इंट्रैक्शन, अच्छी बात से शुरुआत करते हैं तो पहला इंट्रैक्शन बोलते हैं बेटा जी म्यूचुअलिज्म। ये वर्ड आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म, जहां पे स्नेहा, मुस्कान बेटा, टू इंटरेक्टिंग स्पीसीज को दोनों को फायदा होगा, कृतिका दोनों को फायदा होगा, ऐसा अगर कोई रिश्ता बनेगा तो वो बनेगा म्यूचुअलिज्म। आप एग्जांपल्स के थ्रू अगर इस टॉपिक को समझते हो, वैसे हम इसको एक एक को बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट जस्ट अब इस टेबल के अंदर समझा दें आपको। यहाँ पे गरिमा जी आपने पढ़ा है लाइकन, आपने पढ़ा है बेटा जी माइकोराइजा, कि सर लाइकन में एक साइनोबैक्टीरिया या फिर एक एल्गी, एक बेटा जी यहां पे फंगस के साथ में इंटरेक्शन करती है, फंगस को वो खाना देती है तो फंगस उसके लिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, उसकी बॉडी को बाहर से बनाने का काम करता है। सर उनमें दोनों को फायदा होगा। सर माइकोराइजा एक फंगस में और हायर प्लांट की रूट में एक रिश्ता है, एक एसोसिएशन है, वहां पे प्लांट को फायदा है उस फंगस से, तो उस फंगस को फायदा है उस प्लांट से, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो मैं कहूंगा ऐसा इंट्रैक्शन है बेटा जी म्यूचुअलिज्म। हाँ मैं कहूंगा, मैं इंडिकेट करूंगा विद द पॉजिटिव साइन, क्योंकि दोनों को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो जब मैं बेनिफिट की बात करूंगा तो मैं उसे इंडिकेट करूंगा पॉजिटिव साइन से, और जब नुकसान होगा तो मैं इसे इंडिकेट करूंगा नेगेटिव साइन से, और जीरो को मैं इंडिकेट करूंगा यहाँ पे दीपेश बेटा जी न्यूट्रल चीज से। तो देखिएगा अगला वर्ड क्या आता है। अगला वर्ड आता है बेटा जी कंपटीशन। व्यूज, जब भी दो लोगों में लड़ाई होती है तो दोनों को ही नुकसान होता है। ये अलग बात है एक को ज्यादा तो एक को कम, बट नुकसान दोनों को होता है। फिटनेस दोनों की इफेक्ट होती है, समझेंगे इसे बड़ा डिटेल में, बट जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है ना तो नुकसान दोनों को होता है। एक्सटेंड वेरी करता है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, बट नुकसान दोनों को होता है। नेचर में ऐसे भी इंटरेक्शन है जहां दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को आपस में नुकसान होगा, उनकी जो डार्विन की फिटनेस है वो अफेक्टेड होगी। पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे कैसे होने। अगले वर्ड पे आते, अगला वर्ड आता है बेटा जी बड़ा सिंपल सा प्रिडिक्शन। ये वर्ड आपने एक उसमें पढ़ा था, आपने नहीं बेटा कहां पढ़ा था ये वर्ड आपने, जब आपने बायो कंट्रोल वर्ड पढ़ा था माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, कि हम पेस्ट का, इंसेक्ट का और डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स का कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग दिस प्रिडिक्शन मेथड। कोई प्रे है तो कोई प्रेडेटर है। नेचर में जो एनर्जी का फ्लो होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी फूड चेन, फूड वेब, क्या पढ़ा है उसमें आपने कि सर कोई प्रे है तो कोई प्रेडेटर है। तो सोचो प्रेडेटर प्रे के ऊपर फीड कर रहा है तो सारे का प्रे की तो जान चली गई, तो उसे तो नुकसान हो गया, बट प्रेडेटर को तो खाना मिलाना भाई, प्रेडेटर को तो खाना मिलाना, तो उसे तो क्या हुआ यहाँ पे आर्यन, फायदा हुआ ना। तो मैं कहूंगा एक स्पीसीज को फायदा है तो एक को बेटा जी नुकसान है। ये प्रेडेटर है तो वो क्या है यहाँ पे बेटा जी प्रे है। एक वर्ड और आता है इसी तरीके का, पैरासिटिज्म। सर एक होस्ट है और एक पैरासाइट है। एक पैरासाइट अपने होस्ट पे हमला करता है, उसे डिजीज कोज करता है, या वो अपने होस्ट से खाना लेता है डाइजेस्टेड फॉर्म में, मतलब उस होस्ट को अपना खाना देना पड़ रहा है, मतलब उस होस्ट को नुकसान होगा। वंशिका, विभूति, गुड़िया, उसे नुकसान होगा, रिधि, ज्योति, पर जो यहां पे पैरासाइट है उसे तो फायदा होगा। तो मैं कहूंगा एक को यहां पे बेटा जी फायदा होगा, एक को बेटा जी नुकसान होगा। आगे जाके बताऊंगा फिर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, ये बातें करेंगे जब एग्जाम्पल इनके डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तब बातें करेंगे। अब आता है तब सबसे तगड़ा कॉम्सलिज्म। हमने वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे कॉम्सलिज्म। अब ये क्या है, ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। ये एक ऐसा इंटरेक्शन है चंचल जहां पे एक को फायदा होगा बट एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। एक को फायदा होगा बट दूसरी को ना कोई फायदा
ना कोई नुकसान, उसके लिए वो इंटरेक्शन न्यूट्रल होगा। मुस्कान, आप दिमाग में पॉइंट आएगा सर ऐसा इंटरेक्शन कहाँ है, तो हम देखो एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा, गाय भैंस जब चल रही होती है तो उनके पीछे कुछ बर्ड्स उनके पीछे पीछे चलते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि भाई कई बार जो ग्रेजिंग कैटल्स होती हैं, ग्रेजिंग कैटल जो चरने के लिए, भाई आपने खुले में गाय भैंस को छोड़ा तो उनके पीछे कुछ बर्ड्स हैं जो उनके पीछे चलते रहते हैं। अब सोचो, वो गाय भैंस तो अपनी मस्त चाल में चले जा रही है, बट जब वो चलेंगी तो क्या होगी, वो जो धरती है बेटा जी वो उसको स्टेयर अप करती है, उसको उखेड़ती है, और वो धरती को जब उखेड़ेगी बेटा जी तो उस धरती के अंदर बेटा जो सोयल के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे जो सोयल के अंदर दबे हुए थे बेटा जी, वो एक्सपोज हो जाएंगे और उन इंसेक्टिवोरस बर्ड्स को बेटा जी वो इंसेक्ट मिल जाएंगे तो उन्हें खाना मिल जाएगा। तो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स जो बेटा जी उस ग्रेजिंग कैटल के पीछे पीछे चल रहे हैं उनको खाना मिला उस गाय भैंस के चलने से। गाय भैंस को क्या फायदा हुआ, गाय भैंस को क्या फायदा हुआ? आप कहोगे सर उसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ना कोई नुकसान हुआ। मैं कहूंगा यस, उसको ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। वो है बेटा जी यहाँ पे कॉम्सलिज्म, वो है बच्चा यहाँ पे कॉम्सलिज्म। अगला वर्ड आता है बेटा जिससे जस्ट अपोजिट, वो है बेटा जी एम्सलिज्म। इससे उल्टा कैसे? मैं कहूंगा एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, बट जो दूसरी इंटरेक्टिंग स्पीसीज है उसको बेटा जी नुकसान होने वाला है। आपने एग्जांपल पढ़ा था बेटा जी एंटीबायोटिक का। सर वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो फंगस की बॉडी में बनता है, और फंगस उस मेटाबोलाइट को अपनी बॉडी के बाहर रिलीज करता है। बट उस एंटीबायोटिक की वजह से, उस एंटीबायोटिक की वजह से बेटा जी वहां पे आपने देखा था कि डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की। तो कोई पूछे आपसे बैक्टीरिया की तो डेथ हो गई, उसे तो नुकसान हो गया, तो बेटा जी वो तो घाटे में गया। फंगस का इंटेंशन क्या था? फंगस अलग थी, वहां पे ग्रो कर रही थी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रही थी। फंगस को वहां फायदा नुकसान नहीं था, फंगस का तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट था जिसे वो रिलीज कर रही है बॉडी के बाहर। अब उस मेटाबॉलिक वेस्ट से कोई मर जाए तो उसका क्या गलती? वो किसी फायदे या नुकसान के लिए ऐसा काम नहीं कर रहा है, वो तो उसकी बॉडी में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसे वो रिलीज करता है। पीयूष, वो तो एक बॉडी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसे वो रिलीज करता है बच्चा। तो मैं कहूंगा फंगस को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, तो उस बैक्टीरिया को नुकसान। ये इंटरेक्शन है बेटा जी यहाँ पे एम्सलिज्म। तो नेचर में आपने देखा या तो ऐसा होगा जहां पे इंटरेक्टिंग स्पीसीज दोनों को फायदा होगा, या फिर दोनों को नुकसान होगा, या फिर एक को फायदा एक को नुकसान, एक को फायदा एक को नुकसान, या एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान पर दूसरे वाले को या तो फायदा या फिर नुकसान। बट ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं है जहां पे दोनों को ही ना कोई फायदा ना कोई नुकसान हो। कुछ ना कुछ तो होगा जो वहां होने वाला है, इसी प्रकार का होता है। आप चाहें तो अपने आसपास कहीं भी ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं जहां ये चीजें आपको समझ में आए। चलिए आज के लेक्चर में मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन देता हूं क्योंकि अभी आप लोगों का टेस्ट भी है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका ज़्यादा टाइम इसमें लगे। एंड सुबह बेटा जी आपको ये इंट्रैक्शन की जान के आना हल्का सा, क्योंकि सुबह बेटा जी मैं यहाँ पे शुरू करूँगा बेटा जी आपके इन इंट्रैक्शंस को डिटेल में पढ़ना बेटा जी। तो हम सुबह आपकी शुरुआत करेंगे इंट्रैक्शंस की लाइव क्लास में। अभी मैं इस टॉपिक को यहीं रोकता हूँ बेटा जी, मैं नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं अगर एक इंट्रैक्शन शुरू कर लूँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। एंड प्लीज़ ये वीडियो आपको डेली देखने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ बेटा जी आपका अब जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए, अपना जो भी सिलेबस है अपना 12th क्लास को जल्दी से ख़त्म कर दे, और निकल रहा है टाइम, ताकि स्कूल में जब हम मिलें तो बस रिवीजन हो, जल्दी से सिलेबस को खत्म चलेगा। थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।